नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए 2024 में होने वाला बोर्ड परीक्षा जो आप लोग का 1 मार्च को होने वाला है, उसके लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन सेट है सारे क्वेश्चंस नए इस सेट में आप लोग को देखने को मिलेंगे। बट आप लोग का जो एग्ज़ाम 1 मार्च को जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसी के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है। तो सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को जितना क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विस्थापन की दर है। विस्थापन की दर क्या होती है? विस्थापन की दर जो होती है, विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है। अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा? अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, समरूप रहेगा या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग को बताते हैं। अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन का मतलब क्या हो जाता है? ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या हो जाता है कि जब त्वरण जो होता है, जैसे कोई कार चल रही है, पूरा स्पीड में चल रही है, अब कार को रुकना है, जब रुकना है तो अचानक से तो नहीं रुक जाएगी, धीरे धीरे रुकेगी। ठीक है, तो ये जो धीरे इसका स्पीड जो कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? त्वरण घटेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऋणात्मक त्वरण लग रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग जो होगा, वेग भी घटता जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 3 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य है तो उसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग संतुलित बल कहेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। गति उत्पन्न होता है। गति किससे उत्पन्न होता है? संतुलित बल से, चुंबकीय बल से, असंतुलित बल से या घर्षण से? तो गति जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? असंतुलित बल से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। जी का, केवल जी यहाँ पर लिखा हुआ, जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो अधिकतम जी का मान कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसको किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि होती जाएगी। ऊंचाई के साथ वृद्धि होती जाएगी। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि होती जाएगी। इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण या संवेग? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कार्य के संबंध में कौन सही है? निम्नलिखित में से कार्य के संबंध में कौन सही है? तो कार्य के संबंध में कौन सही हो जाएगा? डब्लू। डब्लू मतलब वर्क बराबर एफ यानी फोर्स, और एस किसके लिए? विस्थापन के लिए, कोस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा कोस थीटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ध्वनि तरंग बनते हैं। ध्वनि तरंग किससे बनते हैं? ध्वनि तरंग जो होते हैं वो किससे बनते हैं? संपीड़न द्वारा, विरलन द्वारा या ए और बी दोनों द्वारा? तो ध्वनि तरंग जो होता है संपीड़न और विरनल दोनों द्वारा बनता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विरलन होता है। विरलन क्या होता है? विरलन क्या होता है? तो विरलन याद रखिएगा निम्न दाब का क्षेत्र जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं। निम्न दाब का क्षेत्र जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं विरलन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा किसी तरंग का शिखर कहलाता है। किसी तरंग का शिखर क्या कहलाता है? मान लीजिए ये तरंग है। ठीक है,
ये हम यहाँ पर तरंग बना लेते हैं, ठीक है। अब तरंग का ये जो शिखर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरंग का शिखर को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, ठीक है। और इसका जो न्यूनतम ये नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ का इसको हम लोग गर्त कहते हैं, गर्त, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऊपर वाला श्रृंग और यहाँ पर क्या शिखर पूछा है तो श्रृंग हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक पूछा है तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना हो जाता है आपको बताना है। आपको पता है ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, 7 नंबर और 13 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है आपको बताना है, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठोस सोल का उदाहरण है, ठोस सोल का उदाहरण क्या हो जाएगा, रंगीन रत्न, रंगीन रत्न जो है वो ठोस सोल का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा कितनी होती है, सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा कितनी होती है, कम होती है, ठीक है। सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की जो मात्रा होती है वो कम होती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विलयन कैसे होते हैं, विलयन कैसे होते हैं, तो विलयन जो होते हैं अस्थायी होते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रवों का निर्माण किससे होता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रवों का निर्माण किससे होता है, तो किससे सभी द्रवों का निर्माण होता है, सभी द्रवों का निर्माण परमाणु से होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जिसका आंसर आप लोग को पता होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 22 नंबर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, परमाणु की प्रकृति कैसी है, अब इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, परमाणु की प्रकृति कैसी है, तो परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, 1932 में चैडविक ने परमाणु के अंदर एक और अपरमाणु कण की खोज की, वह क्या है, वह क्या है, तो आपका कौन सा क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अपरमाणु जो जिसकी खोज की थी वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसके एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, एम कक्षा क्या क्या कक्षा होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। के में अधिकतर 2 रख सकते हैं, एल में अधिकतर 8, एम में अधिकतर 18 और एन में अधिकतम कितना 32 रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, अब यहाँ हम लोग पहला में 2 रख दिए, दूसरा में 8 रख दिए, टोटल हम इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसमें से हम 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इसके पास कितना बचा है, 1 बचा हुआ है, तो हम लोग एक ये एम कक्ष में रख देंगे। तो वही पूछा है कि एम कक्ष में आप लोग सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो इसके एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 1 होगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, प्रोटीन निर्माण का कौन केंद्र हो जाता है, राइबोसोम, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? तो कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? चयनित या अर्धपरागम्यता। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है? कौन सा उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत कौन उत्तक बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, जंतु शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? जंतु शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा जो प्रदान करने वाले उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? उस उत्तक को क्या कहते हैं? एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। एपिथेलियम लियमी उत्तक कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण की इकाई क्या है? वर्गीकरण की इकाई क्या है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्पीसीज। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो बैक्टीरिया के कारण नहीं होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? वो मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोग का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्नलिखित में से रोग का शाब्दिक अर्थ क्या है? असहज होना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है? तो टाइफाइड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, जल वाष्प के पानी में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल वाष्प के पानी में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसको संघनन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन नहीं है? कोयला नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं फसल, उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये 40 नंबर क्वेश्चन, इसके साथ 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उस सभी का जवाब आप लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ में लाइव क्लास आप लोग का शाम में चलेगा। ठीक है, और उसके साथ आप लोग सभी पूरा वीडियो को देखने बाद ये जरूर से ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को पहले से पता था। ईमानदारी से बताना है। ठीक है, और दूसरे बच्चों के पास इसको शेयर भी कर देना है। अपने जो भी फ्रेंड हो उनके पास जितना आप लोग से हो पाता है उतना शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इसका नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।